एग्जामिनर का जो पेट है उसमें उछाल चलते रहता है ना, कि चूहे कूदते रहते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही। यहाँ पर दिया दोस्तों संस्था और उनके संस्थापक और उनका वर्ष, किस वर्ष यह संस्था बनाई गई थी। पहले ले लेते दोस्तों हम आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा, दोनों की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की है। आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा की दोनों की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण के पितामह कहे जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है दोस्तों? राजा राम मोहन राय। इनको रेनेसांस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया का जो पुनर्जागरण है उसका जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके पीछे का एक उद्देश्य था कि इन्होंने आत्मीय सभा क्यों बनाई थी। इस समय दोस्तों जब 1815 में आत्मीय सभा बनाई गई थी, भारत में बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा है, जाति प्रथा है, विधवा विवाह नहीं होने देना है, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको रोकने के लिए दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। और यही आत्मीय सभा आगे चलकर बड़ा रूप लेती है और ब्रह्म समाज का जन्म होता है। यहाँ पर आत्मीय सभा से क्या बनता है आपका? ब्रह्म समाज। ये कब बनती है? 1828 में। तो दोनों ही जो सभा है दोस्तों, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, इनकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों बहुत ही बढ़िया इंसान थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने भारतीय कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने का प्रयत्न किया था। विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाने का इन्होंने एक कानून बनाया था कि सती प्रथा को रोका जाए। और ये क्यों किया था? क्योंकि इनकी जो भाभी जी थी दोस्तों, इनके भैया की असमय मृत्यु हो गई थी, तो इनकी भाभी जी को उनकी ही चिता से, यानी कि राजा राम मोहन राय के जो भाई थे उनकी चिता से बांध कर जबरदस्ती जला दिया गया था। इससे दोस्तों राजा राम मोहन राय बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उस टाइम हमारे यहाँ का गवर्नर, उससे संपर्क किया और सती प्रथा को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करवाया। नेक्स्ट है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए दोस्तों तो ये आपके बहुत ही बड़े एक संत माने जाते हैं। हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत योगदान रहा है। रविन्द्रनाथ जी टैगोर उनके पिता है। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता। इन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों को, यानी कि राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई तो उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। इनका मानना दोस्तों प्रार्थना जो होती है वो सच्चे दिल से की जाती है, इसलिए इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इनका भी उद्देश्य दोस्तों सामाजिक कुरीतियों को मिटाना था। अब सत्य शोधक समाज की बात कर लेते दोस्तों। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले। इनका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि जो आडंबरवाद है, पंडितों का आडंबरवाद है, उसको खत्म करना और जो दलित है, पिछड़ी जातियां, उनको उनके अधिकार दिलाना। यानी कि पंडित जो होते हैं उसके आडंबर को खत्म करना और पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को उनके अधिकार दिलाना। इसका मेन उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट आएगा दोस्तों आपका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था दोस्तों जो बहुत फेमस है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नारा कौन सा है? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये वाला नारा किसने दिया था दोस्तों? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। दोस्तों ये वाले टेबल आप बिल्कुल माइंड में उतार लीजिए क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। और इन्होंने अपने जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन बनाया था 1897 में। नेक्स्ट आएगा आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्की ने और कर्नल ऑलकॉट ने की थी 1875 में। जब हमारे यहाँ पर पश्चिमी यानी पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा था, यानी कि ईसाई मिशनरी पारसियों और इनका जो प्रभाव था दोस्तों, इनके धर्म को मानने वाले लोग भारतीय धर्म परंपरा को क्या है बिल्कुल नीचा समझाते थे कि आपकी जो धर्म है, आपकी जो मान्यता है, आपकी जो परंपरा है वो बिल्कुल नीच प्रवृत्ति की है। दोस्तों इससे ऊपर उठाने के लिए मैडम ब्लास्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और इन्होंने बताया दोस्तों हमारे जो वेदांग होते हैं, हमारे जो उपनिषद होते हैं, इनकी महत्ता को समझाया थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करके। 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी।
अगर बात कर ले दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के कौन से थे दोस्तों? ये राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आएगा आपका स्वराज पार्टी। ये आपके मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास ने 1923 में बनाई थी। मोतीलाल नेहरू जो थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये तो दोस्तों आपके जीके के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दोस्तों साइंस की ओर, क्योंकि आपका अग्निवीर की परीक्षा में जीके और साइंस दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि दोनों से ही 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये वाली टेबल दोस्तों, मैं जो भी टेबल आपके लिए बना के लाता हूँ बहुत ही मेहनत से बना के लाता हूँ। पिछले 9 प्रैक्टिस सेट में भी आप देख लीजिएगा, ऐसी टेबल मैंने बिल्कुल छांट छांट के बनाई है। यानी कि पीवाई की जो क्वेश्चन होते हैं उनके आधार पर, जो दूसरी अपकमिंग एग्जाम है उनके आधार पर मैं देखता हूँ और ये वाली टेबल तैयार करता हूँ। आपको दिया गया लेंस का प्रकार दोस्तों, लेंस का प्रकार कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग किस में करते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले दिया आपका मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा दोस्तों, बचपन में इससे आप खेले भी होंगे। एक ऐसा ग्लास होता है दोस्तों जिससे हम छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं, यानी कि हमारे कॉम्पॉक्स में आता था वो, ऐसी उसकी शेप होती थी। अब पता नहीं कैसे शेप होती है उसकी, ये वाली शेप होती थी। और इससे बचपन में हम बहुत खेलते थे। इससे क्या करते दोस्तों, हम तिलियां इकट्ठी कर लेते या फिर सूखे पत्ते या फिर कागज, और उसको थोड़ी देर के लिए ईंट में रख देते थे। ये वाला जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसको, तो उसमें देखते थे दोस्तों 10 से 15 मिनट में आग लग जाती थी। ये होता आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अखबार के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव जो देखते हैं हम, छोटे छोटे बैक्टीरिया, उनको देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है। दूरबीन में भी क्या लगा होता है? आपका उत्तल लेंस। वहीं बात कर ले दोस्तों कैमरा के लेंस की, जो मेगापिक्सल वाला आपका कैमरा होता है उसके लेंस में भी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अब दोस्तों दृष्टि दोष की बात कर ले तो दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है और पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष एक ऐसा होता है दोस्तों कि जिसमें दूर की वस्तु तो हमको क्लियर दिखाई देती है, पास की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती। उस दोष को दूर करने में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आएगा दोस्तों हमारा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। इसका प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? टार्च। टार्च में आपने देखा होगा अवतल लेंस लगा होता है, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाता है। एक टार्च में जो प्रकाश होता है उसको लंबी दिशा में फैलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? अवतल लेंस का। वहीं दोस्तों गाड़ियों की हेडलाइट में भी यही उपयोग होता है। गाड़ियों की हेडलाइट में आपने देखा होगा बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है और बहुत ही आगे तक वो आपके प्रकाश को फैला देता है। दरवाजों के पीप होल में, दरवाजा का पीप होल आपने देखा होगा दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में या फिर गांव में जो बड़े घर होते हैं उनमें एक ऐसा दरवाजा लगा होता है जिसमें एक छोटा सा छेद होता है। उसमें से हम बाहर का पूरा माहौल देख सकते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। यानी कि आप कमरे के अंदर हो और बाहर किसी ने आपका गेट खटखटाया है तो आप उसको देख सकते हो कि कौन व्यक्ति आपके गेट पर आया है। तो इन पीप होलों में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? अवतल लेंस का। यही बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष की। तो इसमें पास की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, यानी कि नाम के उल्टा चलता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो पास की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो इस दोष को दूर करने के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ इसको। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ, पास की वस्तु साफ दिखती, दूर की नहीं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये वाला आपका टेबल आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपको क्लास की इंपॉर्टेंस पता चली होगा, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।